आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन हमेशा नहीं चलेगा, कभी ना कभी लॉकडाउन ख़त्म हो जाना है, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जानी है, तो पढ़ाई करनी मजबूरी है, तो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखा जाए बच्चों तो आपने कुछ चीज़ों को इसको आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री एक साइंस की वो ब्रांच है जो क्या करती है, जो उन चीज़ों से डील करती है या मैटर के इंटर कॉम्पोजिशन से डील करती है। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसी भी मैटर के इंटरनल कॉम्पोजिशन से डील करती है, या जो किसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है या हमें डिफाइन करती है, उसे हम क्या, वो केमिस्ट्री है। सिंपल से कहानी है, जैसे कि ये मार्कर किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, क्यों सफ़ेद दिख रहा है, क्यों आवाज़ कर रहा है, क्यों ऐसे मोड़ने पे टूट नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, जब उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सही मायनों में कहा जाए तो जब हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। चलिए, ये बात हो गई केमिस्ट्री की। तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज होते हैं, जैसा कि आप जान भी रहे होंगे। तो एक होती है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। चलिए ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ये क्या होगा, ये मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एवापोरेशन, ये सारी चीज़ें हो गई, सरफेस टेंशन। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या करता है कि ये आपके उस चीज़ से, मैटर की उन प्रॉपर्टी से डील करता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी डील करता है, और ये भी ये बताता है कि कैसे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब कैसे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी के भी केमिकल कंपोजिशन को, उसके रिएक्टिविटी को, या कई सारी चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक पता है, वो सारी चीज़ें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, वो सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक में आके गिरती हैं। और ऐसी सारी चीजें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक में आके गिरती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर एक बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी होती है। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री मतलब जैसे जो हमारे शरीरों में जो घट रहा है उसमें भी केमिस्ट्री, जैसे खाने का पचना हो गया, सांस का लेना हो गया, और क्या नाम है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो गई, ये भी सारी चीज़ें केमिस्ट्री हैं। फिर एक एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है जहाँ पे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जैसे कि क्यों अगर मार्कर भी एटम से बना है और ये ब्लैक बोर्ड भी एटम से बना है, तो क्यों ये दोनों अलग है? क्यों जब कुर्सी भी एटम से बना है और ये कह सकते हैं कि ये मोबाइल जिसमें ये शूट हो रहा है वो भी जब एटम से बना है, तो क्यों दोनों जो है वो अलग अलग है? तो हम वहाँ पे सेपरेशन की बात करते हैं, हम उनके क्वांटिटेटिव डिफरेंस की बात करते हैं। तो खैर उसमें इतनी जाने की जरूरत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बस केवल एक डेफिनेशंस है जो स्टार्टिंग में बताना जरूरी है। चलिए, अब मैंने एक नाम लिया है एक टर्म का, मैटर। बचपन से आप पढ़ते आए हैं क्या? बहुत आसान सा डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैव सम मास, ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम वॉल्यूम, हैव सम डेंसिटी, वी कैन टच इट, फील इट, इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ अपना डेंसिटी हो, द्रव्यमान हो, जिसका कोई वॉल्यूम हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। मैटर 3 भागों में बढ़ता है, अगेन किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस पता है। सॉलिड वो होता है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है, जैसे मार्कर का शेप और वॉल्यूम क्या है, दोनों डेफिनेट है। आप इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के इसको क्या कर सकते हैं,
उसको बदल नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए अगली बात करें तो अगली बात है लिक्विड का। लिक्विड वो होता है कि जिसका क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। जैसे पानी, अगर पानी को आप जग में डाल दिए तो जग हो जाएगा, अगर आप बाल्टी में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा। मतलब उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जग में 1 लीटर पानी डाले हैं तो जग में 1 ही लीटर होगा और बाल्टी में भी 1 ही लीटर होगा। ऐसा नहीं है कि छोटे में डालेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा या बड़े बर्तन में डालेंगे तो पानी कम हो जाएगा। तो मतलब जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता। तो इसका शेप और वॉल्यूम क्या है, दोनों डेफिनेट है। इसका शेप डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम डेफिनेट है। और गैस क्या होता है, जिसका ना तो शेप डेफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो इसमें ना इधर शेप डेफिनेट होता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, तो इसको बोलते हैं हम गैस। चलिए अगेन हम बात करें, अगर इसकी बात करें हम कहते हैं गैसेस की, तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ चीज़ें आपको। मैं बिल्कुल इस समय एनसीईआरटी में आपको जो है कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि इस साल कुछ दिक्कतें आई हैं, तो हो सकता है कि अगले साल अभी मैं नीचे इस वीडियो के मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है, उसको आप सभी लोग डाउनलोड कर लें और जैसे दिया है डिट्टो पढ़ लें। जिन्हें जेई या नीट की बात पढ़ाई करनी है वो तभी उसकी पढ़ाई करें जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड भी ज़रूरी है और जेई भी ज़रूरी है। तो पहले उस सिलेबस को डाउनलोड करें, उसको पूरा पढ़ जाएँ, उसके बाद कुछ अलग पढ़ें। चलिए अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो आपको पता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्ट होते हैं। इंटर कन्वर्ट होते हैं मतलब क्या हो गया, जैसे कि क्या होगा कि आप पानी जो है वो बर्फ भी बन सकता है, तो पानी भाप भी बन सकता है, ठीक है। और पानी जो है पानी भी रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इंटरचेंज होती हैं। तो जो इंटरचेंज है उनका अपना नाम दिया हुआ है। हालांकि अलग अलग किताबों में हो सकता है कोई किताब आपको अलग भी मिले, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या कहलाएगा, बताइए। सॉलिड से लिक्विड में जाने में क्या कहलाएगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी हुई है, उसे बोलते हैं हम क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। चलिए अच्छा बताइए, सॉलिड से गैस के कन्वर्जन में क्या कहलाएगा, पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़े होंगे, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। चलिए ठीक है, तो ये बताइए कि अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, सॉलिड गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, जैसे गैस है फैली हुई है, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना मतलब क्या कर रहा है, आप कई सारे गैसेस को पास लाके इकट्ठा कर रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं हम क्या, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे उसको हम, डिपोजिशन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, DEPOSITION। अच्छा बताइए, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या बोलेंगे, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, इस पार्ट को एडिट कर दीजिएगा, जो अभी से अभी जो पढ़ाया गया है मैंने, इस पार्ट को एडिट कर दीजिएगा। ये चीज़ें अभी है नहीं, लेकिन चलिए मैं देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, ये असल में था नहीं, असल में मैं दूसरी चीज़ में आपको पढ़ा था, लेकिन चलिए ठीक है, मैं पूरा बता दूं आपको, ये चीज़ है नहीं असल में, लेकिन मैं अब चलिए जब मैं बता रहा हूँ तो मैं पूरा कर देता हूँ इसको। देखिए ध्यान से, जैसे है क्या, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। सपोज करिए, देखिए जैसे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तो ये क्या है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं, इंटर कन्वर्ट होती हैं। तो इनका क्या होता है, नाम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कैसे,
चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए पहले हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड की। तो देखिए अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे बताइए। अब देखिए जैसे कि अगर हमारे पास क्या होता है, आइस होता है, तो आइस क्या है, सॉलिड है, और पानी क्या है, लिक्विड है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेल्टिंग करते हैं। ठीक, अब हमें लिक्विड से वापस सॉलिड बनाना हो तो क्या बोलेंगे, क्या करते हैं बताइए, फ्रीजिंग करते हैं। जैसे कि अगर पानी को बर्फ बनाना हो तो क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग करेंगे उसको। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड और गैस की। अगर लिक्विड से गैस बनाना हो तो हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, तो क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। अगर लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। अब ये बताइए अगर गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। चलिए गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो क्या बोलेंगे बताइए, गैस सॉलिड में गैस से सॉलिड से कन्वर्ट में बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने में क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। देखेंगे, देखिए सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे, अगर पानी से, अगर हमें बर्फ से पानी बनाना हो तो क्या करेंगे, मेल्टिंग। पानी से बर्फ बनाना हो तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करते हैं हम, कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस बनाना हो तो हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। गैस से सॉलिड बनाना हो तो क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस बनाना हो तो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। क्या बात है बच्चों की कहीं कहीं पर ये नाम कुछ अलग भी हो जाते हैं। इस वजह से रीज़न है कि मैं वही आपको देख के बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसी किसी किताबों में इनका, जैसे कहीं के किन्हीं किन्हीं किताबों में इन्हीं का नाम कुछ अलग अलग करके दे देता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, सब एक ही है। इस वजह से मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। चलिए, हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, बस मैं ये चूँकि मैं लिखा हुआ था तो मैं कहा आपको बता दूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने मैटर की। तो आपको पता है कि मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। अब देखिए मैटर के सब डिविजन्स भी होते हैं। अब क्या है कि मैटर्स के क्या होते हैं, सब डिविजन्स भी होते हैं। जैसे ये मैटर है, ये मैटर जो है ये फर्दर दो भागों में बंटता है। ठीक है, फर्दर दो भागों में बंटता है। किसमें किसमें बताइए, किसमें किसमें बटेगा। तो देखिए मैटर आपको पता होगा बचपन से ही कि दो भागों में ये बटेगा। जो आपके एग्जाम में है या जो आपके टॉपिक में है वो बटेगा किसमें, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अगेन ये जो मिक्सचर है ये दो भागों में बंटता है, होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में। और जो ये प्योर सब्सटेंस है ये बढ़ता है किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। किसमें बटेगा, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब देखेंगे इस चीज को, होगा क्या कि मैटर अब बढ़ता है। देखिए मैं यही चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, रीजन है कि यही आपको पढ़ना है। तो मैं सिर्फ केवल आपको वही बता रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है। तो मैटर को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे, एक मिक्सचर में, एक प्योर सब्सटेंस में। ये मिक्सचर अगेन डिवाइड होता है होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में, और ये प्योर सब्सटेंस अगेन डिवाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। देखिए मिक्सचर पता है आपको, मिक्सचर क्या होता है, कभी भी किसी भी दो कंपोनेंट को अगर हम मिला दें तो मिक्सचर हो जाता है। जैसे कि आप कुछ भी दो कंपोनेंट मिला दीजिए, आप क्या करिए, नमक और बालू मिला दीजिए, आप चीनी और ग्लूकोन डी मिला दीजिए, आप क्या करिए, पानी और अल्कोहल मिला दीजिए, आप कुछ भी मिला देंगे वो मिक्सचर कहलाएगा। मतलब अगर दो कंपोनेंट को हम किसी भी कुछ भी करके मिला दें तो वो कहलाता है क्या, मिक्सचर। अब देखिए, लेकिन जब जिस चीजों को मिला रहे हैं, तो जिन चीजों को मिलाते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे कि अगर हम पानी और चीनी मिला रहे हैं तो पानी और चीनी को क्या है, उस मिक्सचर का कंपोनेंट है। तो अगर सल्यूट और सॉल्वेंट, पता होगा सल्यूट कम मात्रा में होता है, सल्यूट लो में होता है, और सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में होता है। सल्यूट क्या होता है, लो क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर क्वांटिटी में होता है। तो होगा क्या कि जब आप क्या करेंगे, जब सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से होमोजेनियसली मिक्स्ड हो, मतलब पूरी तरह से आपस में एकदम
मिल गए हों तो उसे बोलेंगे हम होमोजेनस। जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो आप नहीं बता सकते कहाँ पर चीनी घूम रहा है, या यहाँ पर चीनी है वहाँ पे चीनी है। मतलब वहाँ पे सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, या तो वो चीनी इतना अच्छे से उसमें मिल गया है कि पूरे गिलास की जो मिठास होती है वो एक सी हो जाती है। हेट्रोजेनस का मतलब क्या हुआ? हेट्रोजेनस का मतलब ये हुआ कि वो मिक्सचर जो होमोजीनियसली ना हो। मतलब जैसे बालू और पानी मिला दीजिए तो क्या होगा, पानी में बालू पूरी तरह से मिक्सअप नहीं होता, जैसे ही हल्का सा छोड़ेंगे बालू जाकर नीचे बैठ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या? हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस क्या है? हेट्रोजेनस वो चीज़ है कि जहाँ पर क्या होगा कि सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते या पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, आप आसानी से सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं, जैसे कि आप पानी में देख के बता सकते हैं कि बालू कहाँ पर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजेनस। अगेन प्योर सब्सटेंस की बात करें तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक टर्म आया है सब्सटेंस। देखिए सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको आप फिजिकली तोड़ ना सके, या जिसको आप फिजिकल तरीकों से आप उसको अलग अलग ना कर सके। जैसे कि मैं बोलूँ CO2, अब CO2 को आप किसी भी फिजिकल तरीका, मतलब काट कर, जला कर, मतलब जैसे काट कर हो गया, छान कर हो गया, एवापोरेट करके हो गया, चलनी से छान कर हो गया, उसको जो है क्या कहते हैं डेंसिटी के आधार पे अलग कर देना। मतलब जैसे कि किसी भी फिजिकल पैरामीटर से आप CO2 को आप C और O में नहीं तोड़ पाएंगे, जैसे कि किसी भी फिजिकल पैरामीटर से आप H2O को H और O में नहीं तोड़ पाएंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज को फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता उसको बोलते हैं हम सब्सटेंस। ठीक है, ये बात, या प्योर सब्सटेंस एक ही चीज है। सब्सटेंस हमेशा प्योर होता है, ये बात मान के चलिए कि जहां भी अगर टर्म सब्सटेंस लिखा है तो अगर आप प्योर टर्म इसका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सब्सटेंस हमेशा प्योर ही होता है। ठीक है, चलिए ये अब डिपेंड करता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा कि जो केवल एक तरह के एटम से या पार्टिकल से मिलकर बने हो, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। अब जैसे कॉपर में केवल कॉपर के एटम्स होंगे, आयरन में केवल आयरन के एटम्स होंगे, एल्युमिनियम में केवल एल्युमिनियम के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो क्या होगा कि ये जो एलिमेंट केवल एक तरह के एटम से ही मिलके बना होता है। चलिए कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो चीजें हैं जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। जैसे कि अगर मैं CO2 लिखूं तो CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं है कि हम CO3 भी लिख दें और कहें कि नहीं हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड मानेंगे, नहीं हो सकता। मतलब कि वो कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो अधिक एलिमेंट से बने हो, लेकिन उनका जो कॉम्पोजिशन हो वो फिक्स्ड हो, फिक्स प्रोपोर्शन में हो। जैसे पानी, तो पानी का मतलब H2O है, कोई भी इंसान H3O को पानी नहीं बोल सकता। पानी का मतलब 2 H होगा, 1 O होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये क्लास 9 की चीज़ें से मुझे लगता है बहुत हद तक क्लियर आपको हो गई होंगी, और पहले भी आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपका जो है स्टार्ट होता है असली कहानी यहाँ से। एक चीज़ और है यहाँ पे, आप देख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको समय के साथ बताते जाऊँगा और वो चीज़ होता जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा जो आप पढ़ लीजिए, जो आपके NCERT में दी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको इकट्ठे बताऊंगा, मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि दोबारा फिर से मुझे रिवाइज करना या रिपीट करना पड़ेगा। चलिए देखेंगे बच्चों, एक चीज़ और है यहाँ पर आपके लिए, एक छोटी सी चीज़ दी हुई है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको पता होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। जब क्या होता है, हाँ चलिए देखिए, जब किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज अकर होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मिल्क है और मिल्क से आपने क्या बना दिया? कर्ड। तो मिल्क की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है, या मिल्क से कर्ड बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें केमिकली चेंज होता है। जैसे कि जब तक मिल्क
के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा तब तक कर्ड नहीं बनेगा। तो जब किसी के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने लगे तो उसे बोलते हैं हम क्या, केमिकल चेंज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज वो चीज होती है जो किसी भी मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती हैं? उसके इंटरनल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती हैं। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किसी भी मैटर के इंटरनल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेंगी और उन्हें हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज़ें हैं, मैं बस दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि कुछ बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए देखिए क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए अब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो आपको पता है कि कई तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एसआई होता है, कई सारी चीजें होती हैं। सीजीएस का मतलब होता है कि वो देश या वो लोग जो कि अपनी चीजों को सीजीएस में नापते हैं। सीजीएस मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, वेट को ग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो एमकेएस फॉलो करती हैं, जैसे लंबाई को मीटर में नापेंगी, वजन को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। एसआई वो यूनिट होता है जो पूरी दुनिया एक सी मानती है। जैसे क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ चलता है गज। एक मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ चलता है गज, जैसे होता होगा कि 2 गज जमीन, या बीघा चलता है। आप बहुत अच्छी पिक्चर देखे होंगे 2 बीघा जमीन। तो अब जैसे हुआ कि आप जैसे मान लीजिए आप अमेरिका गए और कहें कि हमको 2 गज जमीन चाहिए, तो वहाँ कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। या आप कोई जाकर आप कहें कि हमको 2 गज कपड़ा चाहिए, तो कोई जान पाएगा नहीं, समझेगा ही नहीं क्या होता है गज का मतलब ही नहीं आएगा क्या समझ में आता है। या कह देंगे हमको 3 बित्ता आप जो है एक वो दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, तो जानेगा? नहीं जानेगा। तो हुआ क्या कि इस चीज़ों को हटाने के लिए हमने एक ऐसा यूनिट लॉन्च किया। ऐसा यूनिट का मतलब ये होता है कि वो यूनिट जो पूरी दुनिया मानती हो। मतलब कि आप अमेरिका में भी जाके बोलेंगे कि मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो समझ जाएगा। आप यूरोप में जाके बोलेंगे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, वो समझ जाएगा। आप इंडिया में बोलेंगे समझ जाएगा। आप जाकर जो है अफ्रीका में बोलेंगे 1 मीटर चाहिए तो जान जाएगा। मतलब 1 मीटर क्या हो गया? एसआई हो गया, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो 1 मीटर का मतलब अफ्रीका के लिए भी वही है, अमेरिका के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। चलिए ठीक है। अब देखिए ऐसे तो कई सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अरे सॉरी, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। क्यों मैं बार बार एनसीईआरटी कर रहा हूँ? मेरे बार बार एनसीईआरटी करने का मतलब ये है कि आप पहले एनसीईआरटी को क्या करेंगे? तवज्जो देंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ साइड में पढ़ना है तो पढ़ेंगे। तो पहले आप अपनी एनसीईआरटी को पूरा करिए, क्योंकि रीज़न ये है कि बोर्ड्स बहुत ज़्यादा और जेईई नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये आपको जानना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, और उससे अधिक आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इस वजह से मैं बार बार एनसीईआरटी कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को ही क्या करिए, अभी फिलहाल प्रेफरेंस दीजिए। चलिए, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ की जो यूनिट्स होगी, यानी कि लेंथ की यूनिट होगी मीटर, यानी कि पूरी दुनिया में लेंथ की यूनिट को एसआई माना जाएगा। मास की यूनिट मानी जाएगी क्या? किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट मानी जाएगी क्या? एम्पियर। चलिए इसी तरह मैं बता दूं जो जो दिया हुआ है आपके एग्जाम बुक में। फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को, मतलब जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर इस्तेमाल होगा उसको बोलेंगे केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम तौलेंगे मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम तौलेंगे कैंडला में। चलिए बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि बस इतने ही यूनिट्स हैं जो आपको अभी मेन अपने दिमाग में इस चैप्टर के लिए रखना है। देखिए, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। इतनी सारी चीज़ें आपको याद करना होगा। हालांकि एनसीईआरटी में इसके आगे डेफिनेशन दिया कि 1 मीटर का मतलब क्या है, किलोग्राम, तो उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो ना ही पूछता है और ना ही बस एक आपको दिया हुआ है डिटेलिंग में। चलिए
अब क्या होगा कि हमें जानना है मास एंड वेट के बारे में। चलिए, आसान चीज है, आपको पता है जो वेट होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी। देखिए, मास और वेट में फर्क होता है। अगर आपके नीचे से ग्रेविटी हटा दी जाए तो आपके पास केवल मास बचेगा। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि किसी का वजन 60 kg है और आपको पता है कि जो धरती की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 है लेकिन हम उसको 10 मानते हैं। तो सपोज करिए कि अगर मेरा वजन 60 किलो है और यहाँ ग्रेविटेशनल पुल 10 है, तो यानी कि मेरा मास कितना होगा? 6। अब देखिए, यहाँ हम लिखेंगे केजी, हालांकि हम वजन को अभी हमने यहाँ, लेकिन अब चलिए ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, मास हमारा क्या है? 6 kg। यानी कि अगर मैं 60 किलो का हूं तो जो मेरा मास होगा वो क्या होगा? 6 kg का होगा। तो मास और वेट में फर्क क्या है कि अगर हम मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो क्या होता है? वेट होता है। चलिए, हम बात करें वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होती है कि किसी भी कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी वॉल्यूम होती है। जैसे मैं बोलूं कि किसी कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर है तो मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। यानी कि द कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल और एनी द कैपेसिटी ऑफ एनी वेसल इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो किसी भी जो कंटेनर या किसी भी वेसल की जो कैपेसिटी होती है वही उसी क्या होती है? वॉल्यूम होती है। चलिए, डेंसिटी की बात करें तो देखिए, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि चलिए कैमरा काम कर रहा है बिल्कुल। देखिए, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जैसे सपोज करिए कि एक ये रॉड है और मैं आपसे पूछूं बताइए इसकी डेंसिटी क्या है, तो आप क्या करिएगा, इसका एक वॉल्यूम कट करिएगा। जैसे कि आपने इसका एक वॉल्यूम कट किया, सपोज करिए कितना कट किया सर? ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कट किया है इसका अपने, मतलब ये 1 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर लंबा होगा और 1 मीटर ऊंचा होगा। तो आपने क्या, अब देखिए इस पर जो, अब इस पे जितना मास होगा, मतलब इस 1 मीटर क्यूब में जितना मास होगा उसी को आप बोलेंगे डेंसिटी। मतलब एक एग्जाम्पल है बस केवल, यानी कि किसी भी बॉडी के किसी भी मैटर में जो पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मास गिर रहा है उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। अब समझिए इस बात को। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल, जैसे लोहा और अगर मैं एक और कोई सब्सटेंस ले लूँ, गिलास ले लीजिए। अब जैसे गिलास और लोहे में मैं पूछूं कि क्या आते हैं, मतलब दोनों में क्या फ़र्क है, तो जो आयरन की जो डेंसिटी होगी वो गिलास से ज़्यादा होगी। क्यों? ऐसा रीज़न इस वजह से क्योंकि जो आयरन की जो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होगी, यानी कि उसका, अगर आप शीशे को 1 सेंटीमीटर क्यूब लीजिए और आप लोहे को 1 सेंटीमीटर क्यूब लीजिए, तो आप पाएंगे कि लोहे का मास गिलास के मास से अधिक आ रहा होगा। तो ऐसे हैं, तो इससे हम कहते हैं कि आयरन की डेंसिटी जो है वो गिलास की डेंसिटी से क्या है? अधिक है। हालांकि जरूरी नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। डेंसिटी अलग अलग भी हो सकती है क्योंकि डेंसिटी जो है वो इंटरनल मैटर है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्या होगा, लेकिन मैं एग्जांपल देने का आपको बता रहा हूं कि क्या होती है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होगा? किसी भी मैटर के 1 सेंटीमीटर क्यूब में या पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास गिर रहा है, इसको बोलेंगे हम क्या? डेंसिटी बोलेंगे। चलिए ठीक है। अब आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसा कि आपको पता होगा क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है बताइए? तो किसी भी बॉडी का क्या हीट कंटेंट है उसको बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी का कितना हीट कंटेंट होगा उसको बोलेंगे हम टेम्परेचर। आपको पता होगा कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट है, अब देखिए एक फॉर्मूला, बहुत फेमस फॉर्मूला है जो आपके बिल्कुल किताब में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको फ़ारेनहाइट पता है तो आप सेल्सियस निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको जैसे ये पूछे कि आप बताइए कि 40 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो आप क्या करेंगे? F = 9/5 × 40 + 32 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 9 8 = 72 + 32 2 2 4 7 10, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस में 104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए, एक और फॉर्मूला होगा, आपको बहुत फेमस फॉर्मूला है कि केल्विन = होता है सेल्सियस +
273.15 और कहीं कहीं पर 273 यूज़ करते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे कि मैं पूछूं कि बताइए 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, तो क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन है, 373। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ तक चीज़ें जो मैंने बताया है ये सारी बेसिक चीज़ें थी, क्लास 9 की थी। अगर आपको पहले से आता है तो आप इतना वीडियो का पार्ट स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी आपको पढ़ना ये नहीं है। ये उनके लिए था जो बिल्कुल नए से नए शुरू कर रहे हैं और जिन्होंने 9th 10th अच्छे से नहीं पढ़ पाया है किसी वजह से, उनके लिए था। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें, अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है तो इतनी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैं बार बार देख देख के पढ़ा रहा था, ताकि मैं उतना ही आपको बताऊं जितना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं बाकी इन सब चीज़ों में टाइम नहीं खर्च करना चाहता। चलिए, अब आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि कोई चीज़ क्यों होती है, या कोई चीज़ क्यों उसी तरह से होती है। क्या मतलब हुआ? जैसे मैं बोलूं H2O, तो जैसे आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्यों H2O की तरह ही होता है, क्यों ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है, समय इंक पिला दूं मार्कर को। हाँ, देखिए, अब क्या होगा, हमें क्या पढ़ना है इसमें, कि होगा क्या कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि कोई चीज़ क्यों होती है। जैसे कि मैं बोलूँ H2O, तो अब ये है कि क्यों H2 और O ही है, क्यों CO2 C और O2 ही है, क्यों HNO3 या SO2 SO2 ही है। ऐसा क्यों नहीं हम SO2 को कहीं पे हम SO3 लिख देते हैं, क्यों नहीं हम H2 कहीं पे HO2 लिख देते हैं। यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। क्यों उसी को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, क्यों उसको हम किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। चलिए, तो पहला जो आप लॉ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें पढ़ना है क्या, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है उसका वो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का मास होता है वो कभी नहीं बदलता, या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे C + O2 CO2, देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 12, इसका वेट है, O2 का कितना वेट है 32, ये कितना टोटल हो गया 44, और C का कितना होता है 12 + 32 44। देखिए, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो मास है वो क्या है 44 क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। हालांकि अब ये थ्योरीज कुछ गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि देखा गया है कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर हीट डिसिपेट होती है, वहां पे हीट डिसिपेशन में कुछ भाग मास का भी चला जाता है। लेकिन हालांकि हमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़नी है, उससे हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, बस वो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। इस वजह से इस समय ये लॉ पूरी तरह से वैलिड आप नहीं कह सकते, ये ऑलमोस्ट वैलिड है, ये ऑलमोस्ट वैलिड है। ठीक है, तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो लॉ है आपके उसमें वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि किसी भी कोई भी जो कंपाउंड है उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। जैसे अगर मैं लिखूं H2O, तो H का वेट कितना है 2, O का कितना है 16, यानी कि हमेशा 1:8 में ही कंबाइन होंगे।
ये जब कभी भी कंबाइन होंगे तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमेरिका चले जाएं और वहां पे आपको जो H2O मिले उसका कॉम्बिनेशन जो है वो 3:7 हो जाए, ऐसा नहीं है। हम जब भी आपको H2O मिलेगा वो हमेशा आपको 1:8 की रेशियो में ही मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन की जो प्रोपोर्शन होगी 1:8 होगी। जैसे उसी तरह से CO2 की बात करें तो CO2 जब भी आपस में कंबाइन होगा वो कैसे कंबाइन होगा, 3:8 में। यानी कि जब कभी भी हम CO2 की बात करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन किस कॉम्बिनेशन में है, 3:8 कॉम्बिनेशन में है। यानी कि कोई भी कंपाउंड जब भी केमिकली कंबाइन होता है तो उसकी जो प्रोपोर्शन होती है वो हमेशा फिक्स होती है और वो कभी भी नहीं बदलती। और ऐसा नहीं कि जगह के हिसाब से बदलेगी, ऐसा नहीं कि अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और हो जाएगा और यहाँ कुछ और है। यही रीज़न है कि हम CO2 को CO2 ही लिख सकते हैं, H2O को H2O ही लिख सकते हैं, SO2 को SO2 ही लिख सकते हैं, SO3 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी कोई किसी भी कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। चलिए अगला आपने क्या दिया हुआ है, अगला दिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट है और जो है वो करिएगा, जैसे इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा, यहाँ पढ़ने वाली बात है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो देखिए इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या मतलब होता है, जैसे सपोज करिए हमें C और O से कुछ बनाना है, क्या CO, और एक C और O से क्या बना, CO2। चलिए यहां हम क्या पाएंगे कि कार्बन का कितना होता है 12 और O का कितना होता है 16, इसका कितना होता है 12 और इसका क्या होता है 32। देखिए यहाँ पे दो एटम, सेम एटम्स आपस में कंबाइन किए हैं दो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाने में, और इनमें क्या है कि एक ये जो पार्ट्स है वो क्या है, दोनों में सेम है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं हम क्या, कि अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मास ऑफ वन एटम कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ अदर एटम्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे एक मास के डिफरेंट मास थे, एक एलिमेंट के डिफरेंट मास थे जो कि दूसरे एटम का जिसका मास सेम था वो आपस में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मेशन करते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। देखिए अगर कहीं पर दो एलिमेंट आपको दिखे तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और कहीं पे अगर आपको तीन एलिमेंट मिल जाए तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, C जो मैं यूज करता हूं, C S और O। देखिए CS आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, CS2, SO आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, SO2, और CO आपस में कंबाइन करेगा CO2। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे क्या है 12 32 और यहाँ पे क्या है 32। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 32। अब देखिए आपस में आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जैसे ये दोनों में ये दोनों सेम था और ये दोनों भी क्या हो गया, आपस में सेम हो गया। यहाँ पर क्या था कि ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, और ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में सेम है और ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। यानी कि देखिए बहुत इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के फिक्स प्रोपोर्शन के साथ कंबाइन किए हैं अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए। यहाँ कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी 32 की रेशियो में जुड़ा है और यहाँ सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ 32 की रेशियो में जुड़ा है, लेकिन इन दोनों के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, और इनका आपस में भी कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसे से, बस इतना जानिए कि अगर आपको केवल दो एलिमेंट्स दिख रहे हो तो आप बोलेंगे वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, और जब आपको तीन एलिमेंट्स दिख रहे हो तो आप बोलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या करता है कि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एलिमेंट्स के सेम कॉम्पोजिशन के साथ कंबाइन किए हैं दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। चलिए, और इनका आपस में भी
कॉम्बिनेशन होता है। चलिए ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं, SOH, देखिए ये बनाएगा H2S, ये बनाएगा H2O, ये बनाएगा SO2। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 216 216 1632। सॉरी, ये 232 है, ये क्या है, 232। देखिए ये दोनों मास सेम है, यानी कि S और O ने H के सेम मास के साथ कंबाइन किया है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने में। ये कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।